हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, यानी आज इतिहास पढ़ने वाले हैं। और इतिहास में ना ही आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ना ही आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और ना ही हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अब बात करेंगे भैया देखने के वाले हैं। तो आज हम आपको जितने भी भारत पर जितने लोग शासक किए थे हिस्ट्री में, सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बना सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इतने सारे आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ आपको इन टॉपिक पर। जितने भी भारत के जो शासक है उन सभी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए हम कहते हैं क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर ही लेंगे, जल्दी कर लीजिए। और चलिए क्या करते हैं, हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, भारत की है शासक यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। और भारत के शासक शीर्षक के इस लेख में भारत के लगभग सभी प्रमुख शासकों का जिक्र किया गया है। इस आपका पीडीएफ बनाए हुए, इसी पीडीएफ को पढ़ाने वाले हैं। चलिए क्या करें, सबसे पहले हम देखना स्टार्ट ही कर देते हैं। चलिए क्या करते हैं, हम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आइए और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ आइए, आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो देखेंगे हम बिम्बसार। बिम्बसार के बारे में आपने हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो आप जाहिर सी बात है बिम्बसार के बारे में आप जानते ही होंगे। नहीं जानते कोई बात नहीं, आज आप जान लेंगे। सभी के शासक के बारे में आज जान लेंगे। कोई भी सवाल आपके बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है बहुत काम आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से शेयर करें। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्लास चलाने वाला। देखिए बिम्बसार, जिसका जो शासक आपका होता है 544 से 492 ईस्वी तक। यहाँ तक इसका क्या था, इसका काल था कब, भारत पर। तो ये देखते हैं, बिम्बसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किस वंश की, हर्यक वंश की। याद रखिएगा, ये हर्यक वंश जो है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो बिम्बसार ने किस वंश की स्थापना की। 4 आंसर आपको दे दिया जाए तो बताना है आपको कि हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसने 15 वर्ष की अवस्था में शासन की सत्ता संभाल ली। जो ये 15 साल का था तभी जो शासक की जो सत्ता थी, जो भारत का जो गद्दी था उस पर संभाल लिया, पूरे अच्छे तरह से काम करने लगा था। उसके बाद और कहे 52 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक, 52 वर्ष। ध्यान रखेंगे 52 वर्ष तक शासन किया इन्होंने भारत पर। इसने साम्राज्य की राजधानी राजगृह या गिरिजबर्ज को बनाया। जैन साहित्य ने इसे श्रेणक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, श्रेणक। याद रखिएगा, श्रेणक के नाम से जाना जाता है। और आगे देखिए, 492 ईस्वी पूर्व इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। अजातशत्रु था, वो इसकी हत्या कर दी। इसी के पुत्र ने, अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। कैसा था वो तो नहीं जानते। आगे देखिए, अब इसके बारे में बिम्बसार के बारे में आप समझ गए। अगला चलिए, अगला देख समझते हैं कि अगला कौन सा शासक है भारत का। चलिए उसके बारे में हम समझेंगे। अगला जो शासक है उसको चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये है उसका शासक, नाम है क्या, अजातशत्रु। अब देखिए अजातशत्रु ने उसके बिम्बसार की हत्या कर दी थी। अब अगला जो शासक है वो है अजातशत्रु। अब हम अजातशत्रु के बारे में थोड़ा जानेंगे। इनका जो शासक कब से कब तक था, तो ये 492 से 460 तक है। ठीक है, तो देखिए पिता की हत्या कर यह मगध राज्य का शासक बना था। किस राज्य का, ये अपने पिता की हत्या कर देता है और मगध जो था राज्य, वहाँ का ये शासक बनता है। शासक क्यों, राजा। समझ लीजिए इतना, इतने इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित किया। जो कौशल के जो राजा थे, नरेश मतलब क्या था, नरेश मतलब राजा, जो कौशल के राजा थे उसको भी इसने पराजित किया। किसने, अजातशत्रु ने उसको भी परास्त किया था। और आगे समझेंगे, और मित्रता कर ली उससे, और उससे मित्रता कर ली। इसे कुनिक के नाम से जाना जाता था, कुनिक। अजातशत्रु को कुनिक के भी नाम से जाना जाता था। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो शासक कौन सा था उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अगला शासक देख सकते हैं, यह आपका यही आपका शासक है। अगला नाम क्या है, नाम को चलिए पढ़ते हैं। नाम है आपका उदयन। बहुत प्यारा नाम है। क्या नाम है इसका, उदयन। देखो 460 से 444 ईस्वी के तक ये शासन किया था। चलिए इसको और जानेंगे। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। किस नगर की, पाटलिपुत्र नगर की इसने स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसे क्या था, उस पर क्या था, नगर पर स्थापना कर ली पाटलिपुत्र, उसे अपनी राजधानी बनाई। किसने, उदयन ने। सभी शासक का नाम आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे, लेकिन अब नहीं भी सुनेंगे तो आज सुन लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, अब एग्जाम में आएगा तो बता रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और शिशुनाग, अपने शिशुपाल का नाम सुना हो, जब महाभारत की जरूरत है कृष्ण उसका क्या करते हैं, निकालते हैं अपना सुदर्शन चक्र और उसको गर्दन उड़ा देते हैं। वो वाला शिशुपाल नहीं, शिशुनाग नाम इसका। क्या, शिशुनाग। तो जो कि 412 से 394 से इसका शासक था। और इसके बारे में थोड़ा पढ़े तो चलिए आगे देखते हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए, इसने अपने नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसने का नाम था शिशुनाग, और इसने जो था शिशुनाग एक वंश का ही स्थापना कर दिया था। और इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। जो वैशाली था उसको अपनी राजधानी इसने बना दिया। वत्स और अतंती राज्य पर अधिकार कर मगध राम साम्राज्य में ये मिल गया। मगध साम्राज्य से इसने क्या संधि कर लिया। अब उसका क्या हुआ, दोनों मिल गया। देखिए जब दो लोग मिलते तो बहुत ताकतवर हो जाते, आप सुने होंगे, तो बताने की हमें जरूरत है नहीं। चलिए अगले शासक कौन सा, चलिए इसका हम देखते हैं।
अगला जो शासक है उसका नाम है कालाशोक। आपने अशोक सुना होगा लेकिन कालाशोक शायद नहीं सुने होंगे। लेकिन कालाशोक जो है अगला आपका जो क्या है शासक है, जिसका 394 से 366 के बीच इसका शासनकाल था। ठीक है, तो पुराण व दिव्य वदान में इनका नाम काकरवर्ण मिलता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको टाइप किए हुए पीडीएफ को, ताकि आपको सभी शासक के बारे में आप जान सके। इसने इसने राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। इसी में के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और बौद्ध धर्म दो भागों अथर्वणीय और महासंगीत में यह बट गया था। तो ये था कालाशोक का शासन, तो आप समझ लेंगे। इसे एक दो समझ लीजिए, सभी जितने भी शासक हैं सभी का से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ ही जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका है महापदनंद। इसके बारे में जानते हो नहीं जानते हो कोई बात नहीं। महानंद पद जो थे इसे नंद वंश का स्थापक कहा था। किस वंश का? नंद वंश का। याद रखिएगा, नंद वंश। और पूछेगा कि नंद वंश जो था उसका स्थापना किसने की थी? बताना है कि महापद नंद ने। ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो शासक है उसके बारे में, जो शासक अगला है कौन सा है, चलिए देखते हैं। अगला जो देख सकते हैं शासक है उसका नाम है चंद्र मौर्य। क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए इसका इतना सारा आप लिख के लाए हुए जो कुछ जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है वही सिर्फ टाइप किए हुए, ऐसा वैसा कुछ नहीं टाइप किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिसका शासनकाल 322 से 298 तक था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बारे में जाने तो घनानंद को पराजित कर इसने क्या किया था? घनानंद जो साहब थे उनको, घनानंद को भी पराजित किए थे। और चंद्रगुप्त जो कि 322 में चंद्रगुप्त ईस्वी पर मगध का शासक बना। इस तरह मगध की गद्दी पर एक नए राजवंश मौर्य वंश का उदय हुआ था। किस वंश का? मौर्य वंश का उदय हुआ था। कहाँ पे? तो वह गद्दी पर, कहाँ गद्दी? मगध की गद्दी पर, जो मगध के राजा जिसको अजातशत्रु ने हराया था, तो उसका क्या था? मौर्य वंश का उदय हुआ था उस पर। इसने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जो चाणक्य था, चाणक्य के बारे में तो आप कोई सभी स्टूडेंट जानते हैं, कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो कि चाणक्य के बारे में, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखने को मिलता होगा कि चाणक्य की 4 नीति अपनाओगे तो बनोगे अमीर, बनोगे तो क्या भगवान बन जाओगे। इस प्रकार से बहुत सारे अफवाह चलते रहते हैं। चाणक्य, आपको चाणक्य के बारे में सुने ही होंगे आप लोग, जो देखो तो छोटा सा चोटी वाला होता होगा और पीला वस्त्र धारण, इसी प्रकार से। इसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेनेला का विवाह जो किया चंद्रगुप्त से किया था। किसने? जो हेनेला थी उसका विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया गया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज के मौर्य दरबार में भेजा। मेगास्थनीज उसको मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने यहाँ रहकर इंडिका नामक अपनी पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक का नाम है इंडिका। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। इसके बारे में आप बहुत बार सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तभी कोई बात नहीं है, आज सुनेंगे। आगे देखिए, अब आगे आपका बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार नाम है। अगला जो शासक है उसका नाम है बिंदुसार। चलिए बिंदुसार साहब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका शासनकाल 298 से 273 में था। और इसे अमित्रघात, भद्रसाल व सिंहासेन इत्यादि नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे। और आगे सीरिया के शासक दो एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायनेमेकस को बिंदुसार के दरवाजे में भेजा। बिंदुसार ने उसके बाद बिंदुसार ने क्या किया? तो बिंदुसार ने एंटियोकस में सूखा अंजीर, अंगूरी, मदिरा व एक दार्शनिक की मांग की थी। तो ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ ही गया होगा कि बिंदुसार, वो 2 बिंदुसार है, याद रखिएगा। ये बिंदुसार दूसरा है, वो बिंदुसार भी दूसरा है। आगे आइए नेक्स्ट आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब है आपका अशोक महान। ये आपका दूसरा नाम है अशोक महान। तो ये जो 273 से 232 के समय तो इसका काल था अशोक महान का। तो ये 273 पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद, जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसका पुत्र अशोक जो था वह राजा बना, इसलिए इसको अशोक महान कहा गया। अशोक का वास्तविक राज्य जो अभिषेक था वह 269 में हुआ था। अशोक का नामालेखन मास्की, गुर्जा, नेतुर व उद्गीलम अभिलेखों में मिलता है। राज्याभिषेक वे 8वें वर्षों, जो 8वें वर्ष से इसने कलिंग पर आक्रमण किया। जो कलिंग जो राज्य था, जो कलिंग जो क्या था शासन का, तो उस पर आक्रमण किया इन्होंने कलिंग पर। प्रारंभ में यह ब्राह्मण धर्म का था। किसने? ब्राह्मण धर्म का था। कौन? अशोक का ब्राह्मण धर्म था, लेकिन जो इसने सबक सिखाया उसने किसने नहीं सिखाया था। बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। किसने? जो आप लोग क्या हुआ, वो आप बिहार बोर्ड का 8वां का जो बुक है हिंदी का, उसमें भी आप अशोक के बारे में पढ़े होंगे। और देखिए बहुत सारे आप जो फर्स्ट क्लास से आप सुनेंगे बहुत पढ़ते पर उससे ध्यान नहीं देते होंगे, उसमें भी सभी का वर्णन, अकबर बीरबल सभी का वर्णन है बुकों में। अशोक का काल मुख्य रूप से अपने अभिलेखीय साक्ष्यों के लिए माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। ये सब जो प्रश्न है यहाँ पे यही से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इतिहास है तो पूछा ही जाएगा। और आपका आगे भी आपको और भी कोई एग्जाम देंगे उसके लिए भी आपको ये जरूरी प्रश्न होता है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछ देंगे। तो आप जानते हैं श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बारे में आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तभी कोई बात नहीं है, श्रीगुप्त के बारे में जान लेंगे। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। माना ही नहीं जाता है, किया तभी तो माना जाता है। स्टोरी कोई होता है ऐसी मान ली, किसी को नहीं मानता जाता है। महाराज की उपाधि धारण की थी। किसने?
श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि भी धारण करनी पड़ी थी, जो कि सामंती की होती थी। इससे अनुमान लगाया गया कि वह स्वतंत्र शासक नहीं था, खुला शासक नहीं था, किसी बंदी था, किसी का आदर्श मानता था, वो खुला शासक होता तो कुछ अच्छा कर पाता ना। आगे देखिए, अब आगे आते हैं तो नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट देखने को है ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त जो प्रथम, आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हो, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अभी आप जानने को मिलेगा आज। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासक था वो था 319 से 350 के बीच में, ठीक है, यहाँ तक उनका शासक था। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। और आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बनाया था। यहाँ पे वास्तविक और अति भी होता है, झूठा और सच्चा ये भी होता है। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने अपने राज्याभिषेक की तिथि जो था 319 ईस्वी से एक नए संवत गुप्त संवत की शुरुआत की, और समुद्रगुप्त को अपने उत्तराधिकारी बनाकर इसने संन्यास ग्रहण कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने सन्यासी बन गए, साधु जैसा संन्यास ग्रहण कर लिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं आगे। अब आपका आइए, अब 11वां जो शासक है उसका नाम है क्या है? सम चंद्रगुप्त। अब आता है इसका सम जो चंद्रगुप्त था, यह आपका शासक बनता है कब तक? 350 से 375 के बीच से क्या बनता है? शासक बनता है। और सम चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये एक महान विजेता था। कौन? सम चंद्रगुप्त। इसने आर्यवर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। कोई 1 2 3 4 इतने शासक नहीं, 12 शासकों को इसने पराजित कर सका था। अच्छे को पानी पिला दिया था इसने दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रास्ति से सम चंद्रगुप्त के विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इसने गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, बिनावादर प्रकार की मुद्राएं इसने चलाई थी। इतने सारे मुद्राएं चलाई थे। कौन? सम चंद्रगुप्त। तो आगे बढ़िए, अब आते हैं, इतने महान थे ये। और आगे देखिए, अब आपका चंद्रगुप्त तृतीय या फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, दोनों एक ही आदमी है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में आप समझते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का जो काल था वो था 375 से 412 के बीच में। और इनके बारे में अगर जाने तो इसने शंको को पराजित किया था। किसने? शंको को इसने पराजित किया था विक्रमादित्य। विक्रांत को पर भागवत की उपाधि इसने धारण कर ली थी। और इसके दरबार में 9 वरदानों का समूह रहता था। कितने वरदान? 9 वरदान। 9 वरदान के समूह में रहा करता था। और इसने महाकवि कालिदास, धन्वंतरि, छंदास व वराह मिहिर शामिल थे। इसका काल ब्राह्मण धर्म का स्वर्ण गुप्त था। इसने नागवंश की कन्या कुबेर नागा से भी विवाह किया था। किसने? कुबेर नागा से भी इसने विवाह कर लिया था। और आगे देखिए, और किया अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश, जो वाकाटक के जो राजा थे वाकाटक नरेश, रुद्रसेन द्वितीय से किया। इसने शासन काल में चीनी यात्री फैहान 399 से 414 ईस्वी को भारत आया था। तो ये भी पूछा गया भारत कब आया था, तो ध्यान रखेंगे भारत कब आया था, याद रखिएगा, ये 399 से 414 तक। और आगे बढ़िए, अब आपका अगला जो है शासक कौन है? अगला शासक के बारे में जानिए। अगला शासक उसका नाम है कुमार गुप्त प्रथम। नाम क्या है? कुमार गुप्त प्रथम। तो ध्यान रखेंगे, तो कुमार गुप्त प्रथम या फिर महोदय द्वितीय, यानी सभी का जो एक और नाम है, तो ध्यान रखेंगे ये सब। तो ये 415 से 55 तक था इनका शासक। इसने शासन की जानकारी अवध भर्ती के मंदसौर अभिलेख से मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की इसने स्थापना कर दी थी। अब आगे देखते हैं अगले शासक के बारे में। देखिए आपका अगला जो शासक है वो क्या है? अगला शासक है जिसका नाम है सम चंद्रगुप्त। क्या नाम है इसका? चलिए देखते हैं, नाम है इसका, क्या नाम है इसका? सम चंद्रगुप्त। सम चंद्रगुप्त नहीं, शंकरगुप्त है, यानी 455 से 467 के बीच इसका शासनकाल था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन सा क्या किया था, किसको पराजित किया था, कब तक रहा था। तो संग जो गुप्त था वो भारत पर प्रथम हूण आक्रमण सुखनवाज के नेतृत्व में शंकरगुप्त के ही शासनकाल में क्या हुआ था, के ही शासनकाल में हुआ। शंकरगुप्त ने हूणों यानी मलेच्छों के आक्रमण पर विफल किया। मलेच्छ जो इस पर आक्रमण किए थे उसको विफल कर दिया अपने कला से। इसने काल में सुदर्शन झील का पुनर्द्वार हुआ चक्रपाली के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो चक्रपाली के नेतृत्व में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए अगला जो 15वां जो शासक है उसका नाम क्या है? 15वां जो आपका शासक है उसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। जो 6 से 47 तक क्या था इनका शासन था। तो साल 6 से 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन क्या है कि थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर, जो नर्मदा नदी थी उसके तट पर हर्ष को पराजित किया था। यानी वहीं पर जो वार हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसको पराजित कर दिया था। और इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यानी उत्तराधिकारी जो उसके पूरे समान, उसकी वीरता, उसके बल पूर्वजों में समान है, उसको उत्तराधिकारी कहा जाता है। और अतः इसकी मृत्यु के बाद राज्य पर विघटित हो गया।
राज का विघटित हो गया, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं आपके आगे, आपका नाम है कुतुबन ऐबक। कुतुबन ऐबक ये आपका जो 1206 से ये 10 तक इसने शासक किया था भारत पर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में तुर्की साम्राज्य का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कौन समाज का? तुर्की समाज था, उसको नाम माना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और हम इसी नाम कीजिए, इसका जो पीडीएफ नोट्स है ये भी हम ग्रुप में दे देंगे, नहीं ज्वाइन किया और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। और यह महमूद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में इसने भारत में एक नए राजवंश गुलाम वंश की नींव डाली। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। चौगोर खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हुई थी, इसकी मौत हो गई थी। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप अगले जो शासक है उसके बारे में हम जानेंगे। अगला शासक कौन है? तो इसका अगला जो शासक है इसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि 2010 से 36 के बीच तक ये शासक किया था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक व दास व दामाद था। इसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी बनाया। इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इसने एक संगठन तुर्कान जो था, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। इसने चांदी का टंका व तांबे का पीतल चलाया। इसने एकता जो व्यवस्था थी उसकी भी इसने शुरुआत कर दी थी। तो देखते हैं अगला, अगला जो शासक है वह कौन है। तो अगला जो शासक है उसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे अच्छे तरीके से। हिस्ट्री है तो आप इसको जानते हो, नहीं जानते हो तो आप हिस्ट्री पढ़े ही क्यों, हिस्ट्री आपको लेना नहीं चाहिए। रजिया सुल्तान के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम आप रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो रजिया सुल्तान जो था वो 1236 से 40 के बीच शासन किया था भारत पर। और इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। फिर भी वह वक्त के अमीर एक स्त्री का शासन बर्दाश्त न कर सके, और जो स्त्री जो शासन करे जिसको बर्दाश्त न कर सके, वे रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई थी। जो रजिया सुल्तान थी इनकी हत्या कर दी क्योंकि ये स्त्री थी सिर्फ इसीलिए। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो था, नसरुद्दीन महमूद वो इसका शासक बना था भारत का। चलिए इसके बारे में जानते हैं, कौन नाम है? नसरुद्दीन महमूद, इसके बारे में समझेंगे। ये देखिए आपका आ गया, नहीं ये आपका दूसरा है बलबन। चलिए इसके बारे में जानेंगे। बलबन जो कि 1276 से 1287 के बीच शासक किया था। तो बलबन के बारे में भी जानेंगे। बलबन यानी बलबन इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए संगठन तुर्क व चलगाही का सदस्य था। अंततः इसने सबसे पहले इसी दल का दमन किया। इसने रक्त व लौह की नीति को अपनाया। जो रक्त और लौह की नीति जो कि गैरिबाल्डी और बिस्मार्क के बीच चला था, आपको पता होगा। आप हिस्ट्री जो 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी इसमें बताया गया है। इसने कहा राजस्व का निरंकुश होना आवश्यक है। इसने सुल्तान के पद को दैवीय बताया। देखिए अभी आप कहेंगे कि भैया इससे क्या कंप्लीट होगा, इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी आप इससे बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। और इसने खुद को अफरासियाब का वंशज बताया। सीजदा यानी सर झुकाना, वह पम्बोस यानी पैर चूमना की प्रथा को इसने शुरुआत करने। पैर को चूमा जाता था, कितना अजीब बात है ना, पैर को चूमा, हम लोग क्या छूते हैं, लेकिन बारूका ये पैर को चूमते थे। और इस ईरानी त्यौहार नारोज की शुरुआत की। बलबन के बाद उसका पौत्र कैकोबाद जो बना था वो उसका शासक बना था। आगे देखते हैं। अब आगे 20वां जो शासक था, जल्दी आइए 20वां शासक का इंतजार है। हाँ आ गए, 20वां शासक है जलालुद्दीन खिलजी। वाह क्या नाम है, कहा है जलालुद्दीन खिलजी। एक है आपका अलाउद्दीन खिलजी। दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जलालुद्दीन खिलजी, उसके बारे में बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इनका जो शासक था 1290 से 1296 के बीच का शासक। और जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में सुल्तान बनकर एक नए राजवंश यानी खिलजी वंश की नींव डाली। खिलजी जो वंश था उसकी स्थापना की नींव डाली। कैकोबाद द्वारा बनवाए गए खिलोखड़ी महल में इसका राज्यारोहण हुआ। अलाउद्दीन के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण इसी काल में हुआ था। किसी काल में? इसी काल में पहला आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण कर दिया। जब फ्रांस ने आक्रमण किया तो उसका उत्तर में आक्रमण करना ही पड़ेगा। इसी काल में क्या था, इसी काल में 2000 मंगोल इस्लाम अपनाकर मंगोलपुरी में बस गए। 19 जुलाई 1296 को भतीजे अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन की हत्या जो थी वह करवा डाली थी। तो देखते हैं आगे। आपका 21वां शासक था। 21वां शासक आप जानिए। 21वां शासक था बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। आपने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जान लिए हैं, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानिए, जो 1296 से 1316 के बीच शासन किए थे। ये आपका जो ईयर है ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने तो इसने शासक बनते ही सबसे पहला जलालुद्दीन को पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। जो जलालुद्दीन खिलजी था इसको अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कत्ल ही कर दिया, पूरे परिवार को, खानदान को ही खत्म कर दिया था। दिल्ली में बलबन के लाज महल में जाकर कोई भी होगा अपना राज्याभिषेक कराया। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी काल में हुए। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए जो रियासत था
इसकी स्थापना इसी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की इसने। इसे मुख्य की इसकी सुदृढ़ बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता था, जो बाजार का जो व्यवस्था था उसको चलाया जाता था, इनको इसीलिए जाना जाता था। अब आते हैं अगला शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो शासक था उसका हम जानेंगे। नाम है अगला शासक का मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम है? मुबारक शाह खिलजी। तो इनका शासक था यह 1316 से 1320 के बीच इनका शासक था। और यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान थे, जो कि ये हिंदू धर्म को ही मानते थे, सभी धर्म को ये मानते थे। कोई देखिए बहुत सारे मुसलमान होते हैं जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और हिंदुओं में वो देखें ऐसा नहीं है कि सब मुसलमान ही समझते हैं, हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे भी हिंदू हैं तो सिर्फ अपने दो धर्म है उसको ही सबसे ऊंचा समझते हैं, बाकी धर्म कुछ देखते ही नहीं, समझते बेकार है, ऐसा वैसा करता रहता है नहीं, दूसरे को धर्म को महत्व नहीं देते। लेकिन इसमें जो क्या था, मुबारक खिलजी थे, सभी धर्म को मानते थे, और इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। क्या? खलीफा, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 1325 के बीच शासक किए थे, इसके बारे में जाने तो सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराने वाले ये पहला सुल्तान था। सिंचाई हेतु जो नहर था उसका निर्माण कराया इसने। इसी के काल में सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया गया था। निजामुद्दीन औलिया ने इसी के बारे में कहा था, दिल्ली अभी दूर है और जाना जरूर है। ये तो आप सुने ही होंगे, लेकिन आज इसमें लिखा गया है क्या है कि दिल्ली अभी दूर है, ये आपका यही लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्या है आपका, अगला है देखिए, अगला आपको शासक कौन है, जिसका नाम है महमूद बिन तुगलक। क्या है? महमूदीन बिन तुगलक। तो इसका नाम जाने तो यह सल्तनत काल का सबसे विद्वान व शिक्षित शासक था, सबसे शिक्षित, सबसे ज्ञानवान शासक था। अरबी, फारसी, दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र व चिकित्सा विज्ञान में एक था निपुण था, निपुण यानी सबसे अच्छा उसमें जानकार। 1333 ईस्वी में इसी काल में अफ्रीका देश मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत है, इसका निवासी था। और नाम क्या था, तुगलक ने के सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की। शासक ने कुछ प्रयोगों किए जो क्या था, विफल रहे, फेल हुए। जो भी प्रयोग किए वह फेल हुए। राजधानी परिवर्तन, शाकंभरी मुद्रा, खुरसार पर आक्रमण, कराचिल अभियान, दोआब क्षेत्र के में कर, और आगे क्या किए, उसका अब कण वृद्धि हुई उसके बाद, यानी कि वृद्धि यानी कि बढ़ावा हुआ। देखते हैं आगे, अब आगे बढ़िए। 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर जो प्रश्न है वह फिरोज तुगलक। क्या है नाम देखिए, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो 1351 से 88 के ईस्वी तक ये शासन किए थे। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जो फिरोज तुगलक था वह मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसका चचेरा भाई था, अपना भाई नहीं था। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, यानी कि जजिया कर लगाया ब्राह्मणों पर, यानी उससे कार्रवाई किया। इसने 23 करों को समाप्त कर शरीयत के अनुसार जजिया, जकात, खुम्स, खराज को जारी रखा। इसने जान पर फिरोजबाद व हिसार फिरोजनगर को बसाया। इसने अपने उत्तराधिकारी पुत्र जिसका नाम था फतेह खान, जो फिरोज द तुगलक था उसका उत्तराधिकारी पुत्र था जिसका नाम था फतेह खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है। नाम सिक्कों पर खुदवाया। फतेह खान का जन्म था, वो सिक्कों पर खुदवाया। इसने एक दान विभाग दियान ए खैरात की स्थापना की। एल्फिंस्टन व हेनरी इलियट ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा। क्या कहा? बहुत बार सल्तनत युग का इसको अकबर कहा गया। ऐसे एक अकबर बीरबल तो आप जानते होंगे क्योंकि हिस्ट्री पढ़े तो उसके बारे में जानते होंगे, और कुछ नहीं जानते तो आप हिस्ट्री पढ़े ही नहीं है अभी। आगे देखिए, अगला जो शासक था जिसका नाम था, देखिए अगला शासक जिसका नाम था खिज खा। खिज खा और मुबारक शाह। खिल्ज खा और मुबारक शाह जिसका शासक था 1414 से 1421 तक। इसका शासक ज़्यादा दिन नहीं था। तो सैयद वंश के संस्थापक खिल्ज खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण की नहीं की। इसने कभी सुल्तान राजा की उपाधि को धारण नहीं की। वह खुद को तैमूर का सेवक समझा था। तैमूर जो कि भारत में तबाही मचा दिया था। तैमूर आप जानते हो कि तहस नहस कर दिया, सब कुछ उड़ा डाला, और रयल औला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इसने सिक्कों पर तुगलक शासनों को ही नाम रहने दिया। जो भी पहले सिक्का बना था वो अपना सिक्का को हुकूमत करने की बात ही नहीं की, खींच करने। बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा ही होना चाहिए। और मुबारक शाह के बारे में पढ़े तो मुबारक शाह देखिए, ये 1421 से 1439 के क्या था, मुबारक शाह रहे थे। और याहिनी बिन सरहिदी रहे नहीं थे, शासन किए थे। याहिदी हिंद सरहिदी अहमद ने इसी संरक्षण में ताकि ए मुबारक शाही की लिखी। इसने अपने नाम का जो खतूबा जो वो पढ़ाया और सिक्के खलवाए। ये अपना सिक्के जो है आपका रुपया था उस पर कार्रवाई ये किए थे, ऐसा नहीं किए थे, ये किए थे। और आगे ये अगला शासक जो इसका नाम है क्या, अगला शासक जिसका नाम है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बारे में जानेंगे। तो बहलोल लोदी क्या है, इसने कितने शासक किए, तो ये 1451 से 1400 क्या था 79 तक ये शासन किए थे। इसने दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। यह अफगानों की शोरुखुल शाखा के संबंधित था। 1484 ईस्वी में इसने जौनपुर रियासत को सल्तनत में मिला दिया।
और यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। सबसे पहली बात, ये भीष्म पितामह की याद दिलाते हैं, जो भीष्म पिता भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन सिंहासन में जो सबसे उत्तम राजा होना चाहिए था वो क्या था, हस्तिनापुर का, वो भीष्म पितामह होना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं बैठे थे। वैसा ही ये जो बहलोल लोधी थे, ये भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, सेम लगता है वो भी उनसे प्रेरित थे, ये भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठते। और आगे देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट, अब आइए अगला 27वां जो शासक, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है सिकंदर लोदी। नाम क्या है, सिकंदर लोदी। बहुत ही प्यारा नाम है कि सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1517 के बीच शासक किए। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। किस नगर की, आगरा नगर की स्थापना की। 1506 में आगरा का सल्तनत की राजधानी बनाया इसने। गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। यह गुलरखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, लिखता था, बहुत अच्छी बात है। इसने मुहर्रम व ताजिए क्या निकलना जो कर दिया, इसको बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया इसको, कोई बात नहीं, बंद कर दिया फिर चालू हो जाएगा, ऐसा कोई बात ही नहीं। देखिए, इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया का लगा दिया, लगा कार्रवाई कर दिया। और इसने फरहंगे सिकंदरी नाम से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में करवाया। फारसी में क्यों करवाया, देखिए बहुत सारे लैंग्वेज इसलिए यूज कर जाते हैं कि बहुत सारे जो लैंग्वेज नहीं जानते, कोई इंसान इसको फारसी नहीं पता, उसको तमिल पढ़ लेगा, तो तमिल नहीं पढ़ रहा तो वो हिंदी पढ़ रहा है। सभी जो लैंग्वेज, ऐसा तो नहीं है कि एक लैंग्वेज सभी पूरे कंट्री में बुलाया जाता है कि वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसलिए सभी लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। आगे आते हैं, अगला शासक कौन है, चलिए उसको देखते हैं, उसको भी जानेंगे हम कौन है अगला अगला शासक। इब्राहिम लोदी के बारे में जाना तो 1517 से 18 ईस्वी में यह राणा सांगा से घटोली के युद्ध में पराजित हुआ। 1526 ईस्वी में बाबर से हुई पानीपत का प्रथम लड़ाई में यह हारा और मारा गया। जो पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था, इसमें क्या था, यह हार गया। और इसकी मृत्यु के साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का क्या हुआ, अंत हो गया, हमेशा हमेशा इसका अंत हो गया। और युद्ध भूमि में मरने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला व एकमात्र शासक था। शासक यानी कि राजा, क्या बोले, शासक यानी कि राजा, ध्यान रखिएगा। अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला शासक है, उसका नाम है बाबर। बाबर जो को 1526 से 1530 के बीच ये रहा था। तो बाबर के बाद जानेंगे, पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अवस्था में बाबर जो था वो फरगना की गद्दी पर बैठता है। फरगना जो था उसकी गद्दी पर बैठता है। और आगे पानीपत के पहली लड़ाई में यह विजय प्राप्त कर लेता है। पहली ही लड़ाई में विजय प्राप्त कर लिया। और क्या किया उसके बाद जानेंगे, और क्या किया इसने भारत में एक नए राजवंश कुल मुगल वंश की नींव रखी। इसके बाद वो खानवा चौधरी का जो घाघरा की जो लड़ाई पड़ी थी, मंगलों की ही एक शाखा से संबंधित होने के कारण यह मुगल कहलाए। 26 दिसंबर 1530 जो था, 26 दिसंबर 1530 में आगरा की बाबर मृत्यु हो गई। पहले उसे आगरों के आरागबन की तत्पश्चात काबुल में दफनाया गया। इसने तुर्की में अपनी आत्मकथा तजुर्ब एवं खबाबरी को लिखी। और आगे क्या किया, तो आगे देखिए, यह था बाबर के बारे में आप जान गए। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि पढ़ाई को रटने की प्रयास मत कीजिए। चाहे को आप ऐसा समझेंगे कि नहीं रट लेंगे याद, कोई काम नहीं है, कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। रटना नहीं है। आप हिंदी का जो मूवी है 3 इडियट मूवी तो देखेंगे, उसमें उसका मैसेज है, उससे एक मैसेज तो मिलता है कि हमें रटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो 3 इडियट का जो होता है चतुर्लिंगबल वाला हाल हो जाएगा, यानी कि कोई भी आपका आएगा चेंज करके चला जाएगा। तो वो ध्यान रखेंगे, आपको रटना पढ़ाई में कभी नहीं, आपको समझना है, समझेंगे आप लाइफ पर काम आएगा आपको। इसलिए नहीं कि आपको क्या करूँ कि आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए पढ़ना चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो शासक था उसका नाम क्या था, नेक्स्ट शासक जिसका नाम हुमायूं। बहुत अच्छा नाम, हुमायूं जो था बहुत क्या था, अच्छा शासक था। हुमायूं के बारे में जाने तो हुमायूं 1530 से 40 तक रहा और 1555 से 56 तक। तो ध्यान रखेंगे, यह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर का बेटा का जिसका नाम था हुमायूं। और इसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। जून 1539 में यह चौसा के युद्ध में शेरखा के बुरी तरह पाया, जो शेरखा था उसे बुरी तरह हार गया, पराजित हुआ। हुमायूं गंगा नदी में कूद गया, भिस्ती ने इसकी जान बचाई। भिस्ती जो थी, मई 1540 में हुमायूं पुनः शेरखों से पराजित हुआ, फिर हारा पराजित हुआ। इसके बाद यह निर्वासित जीवन जीने लगा पर विवश हो गया। जो निर्वासित जीवन जीने पर यह विवश हो गया, उसके बाद कोई बचा ही नहीं था ना, युद्ध लड़ा, हार गया, उसके बाद सदमे से ही मर जाएगा बहुत बेचारा। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को बुरी तरह पराजित किया। इस तरह एक बार फिर सत्ता मुगलों के हाथ में आ गई। इसके बाद जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हो गई। किसकी मौत हो गई, हुमायूं की मौत हो गई। बहुत बुरी खबर थी, हुमायूं की मौत हो गई। और आगे देखते हैं अगला शासक कौन है, उसके बारे में देखेंगे। अगला शासक है जिसका नाम है क्या है, शेर शाह सूरी। बहुत बहुत प्यारा नाम है, शेर शाह सूरी, जो कि 1540 से 1545 के बीच शासन किया था। क्या था, शेर शाह सूरी। नाम तो बाघ के जैसा है। तो शेर शाह के बचपन का नाम था वो फरीद था। पूछेगा एग्जाम में, शेर शाह का बचपन नाम बताइए तो बताना कि फरीद था। और इसने तलवार के एक से क्या है, तलवार से
एक शेर मार दिया था, एक तलवार मारा घिंच के, एक तलवार और शेर को 2 टुकड़ा। और बिहार के सूबेदार बहार खां लाहौरी ने इन्हें शेरखा की बात तभी कहा कि हाँ इस भाई शेर को मार सकता है, इसको नाम होना चाहिए शेर का। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह को उपाधि इसने धारण कर ली थी। हुमायूं को कन्निज के युद्ध में पराजित किया। जो कन्निज का जो युद्ध होता है उसमें क्या किया था कि युद्ध में पराजित किया, दिल्ली की गद्दी हासिल की, दिल्ली को भी इसने जीत लिया, दिल्ली की भी गद्दी हासिल की थी। इस तरह इसने सूर्यवंश के साथ साथ द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। 1542 ईस्वी में इसने मालवा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। एक रायसीन अभियान शेर शाह के चरित्र पर कलंक है। और इसने क्या किया, कुरान किया। और आगे क्या किया, देखिए आगे देखते हैं। कुरान की कसम, उसके बाद क्या किया, कसम खाने के बाद भी राजा पुनर्मल के साथ इसने क्या छल किया, इसने छल कर दिया। और छल में क्या किया तो ये आपको पढ़े होंगे तो पता ही होगा। और इसके प्रत्यदर्शी कुतुब खान ने शर्म से इसमें क्या हत्या कर ली, कल अरे हार करा गया, शर्म नहीं आती, शर्म से हत्या कर लिया। बहुत अब लड़कों आप बहुत देखेंगे जो IAS ऑफिसर तो वो भी सुसाइड कर लेता है, कुछ ना कुछ कारण से उसका दिल का होता है बहुत मान के लिए वो परेशान है, अपने जीवन से ऊब चुका है, तो इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है ना। मरवाड़ अभियान जो कि 1544 ईस्वी में के दौरान शेर शाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग आधे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ। उसने कहा कि मतलब इसका मुहावरा ये समझ लीजिए, इसका मैसेज कुछ और था कि हमने एक राज्य पर अधिकार करने के लिए अपना बड़ा राष्ट्र था वो खो दिया। और कालिंजर अभियान जो कि 1545 ईस्वी में शेर शाह का अंतिम अभियान था। इसी अभियान में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट अगला जो शासक था उसका क्या नाम था, देखिए अगला शासक जिसका नाम अकबर। अब आ ही गया अकबर, जिसके बारे में बात करते हैं हम। अकबर, और अकबर के बारे में जाने हम तो अकबर तो 1556 से 1605 के बीच अकबर ने शासन किया भारत पर। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म अमरकोट में राजा वीर साल के महल में हुआ था, वीर साल से उसके महल में हुआ था। पिता हुमायूं की मृत्यु के दौरान ये पंजाब के सिकंदर सूर के युद्ध कर रहा था, सूर से ये युद्ध कर रहा था। 14 फरवरी 1556 के अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखभाल में हुआ। 1526 से 1560 के बीच अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। अकबर ने 1562 ईस्वी के दास प्रथा को समाप्त किया और 1564 में जजिया को समाप्त किया गुजरात विजय की स्मृति में। और आगे देखिए क्या किया, स्मृति में बुलंद दरवाजा बनाया, बुलंद यानी बहुत ही दरवाजा, कोई टूटने वाला नहीं, बुलंद दरवाजा बनाया। अकबर के समय पहला विद्रोह 1564 में उलझोंग में हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया इसने। 1601 में महाराणा प्रताप जिसका नाम शत्रु काप थे तो उसको भी हराया। और आगे असीगढ़ में आक्रमण अकबर की अंतिम विजय थी। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिस के कारण अकबर की क्या थी, मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है पेचिस, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो ध्यान रखना है। अगला शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगला शासक था जिसका क्या नाम था, अगला शासक का नाम था जहांगीर, जो कि 1605 से क्या था आप देखिए, हाँ आ गया ठीक से, जहांगीर, जिसको जो 1605 से 1627 के बीच से शासन किया था। तो इसके बारे में जाने तो जहांगीर के बचपन नाम था सलीम था। जहांगीर के बचपन का जो नाम था उसका नाम था सलीम। इसका जन्म सलीम चिश्ती की कुटिया में 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। यह जहांगीर के नाम से भारत का शासक बना, जहांगीर के नाम से जो भारत का जो शासक इसने बना, तभी तो ये भारत के शासक में से एक आया। और शासक बनने के बाद इसने न्याय की जंजीर स्थापित की। 1623 ईस्वी में शाहजदा खुर्रम शाहजहां ने विरोध किया और महावत खां ने इस विद्रोह को, महावत जो खां थे वह इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में 1626 में महावत खां ने विद्रोह कर दिया। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसे रावी नदी के तट पर सहदरा लाहौर में इसको दफनाया गया। तो ये भी आप जान गए। अब अगले शासक तरफ बढ़ते हैं। अगला जो शासक था वो कौन था, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। शाहजहां, अगला शासक जिसका नाम था शाहजहां, क्या नाम था, शाहजहां, जो कि अगला शासक था। तो यह 1727 से 1758 के बीच से भारत पर शासन किया था। और जहांजहां पर जन्म 15 जनवरी 1592 को लाहौर में इसका हुआ था जन्म। और आगे इसके बचपन का नाम था वह खुर्रम था। सभी के बचपन का नाम आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 1612 में इसका विवाह आसफ खां की बेटी अजमूद बनो बेगम मुमताज़ माहौल से हुआ था। मुमताज़ पहले शाहजहां की 16 संतानें पैदा हुई, 16 संतानें, एक तो भारी छोटी 16 संतानें पैदा हुई थी। और परंतु इन 14 में से 7 ही जीवित बची, बाकी 7 के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गई। पिता जहांगीर की मृत्यु के समय यह दक्षिण में था, कहाँ, दक्षिण दिशा में था। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। नहीं इसमें कुछ बचा हुआ है थोड़ी सी, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो 26 जनवरी 1628 को शाहजादा खुर्रम जहांगीर के नाम से भारत का जो शासक बनता है।
ठीक है, बनता है तो ठीक ही है। 1630 से 32 में दक्कन व गुजरात में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। शाहजहाँ ने 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण कर साम्राज्य में मिला लिया। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के बीमार पड़ते ही पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई कि वह कह रहा था हम उत्तराधिकारी बनेंगे, वह कह रहा था हम उत्तराधिकारी बनेंगे। इसी बीच उनके बीच लड़ाई चलने लगी। शासक के जीवित रहते उत्तराधिकारी के लिए हुआ यह पहला युद्ध था। यानी कि जो पहला या शासक रहते जो मान पिता है, पिता के रहते हुए पुत्र में लड़ाई हो रही कि हम राजा बनेंगे, तो वही वाली बात हो गई थी। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हासिल हुई। औरंगजेब तो बहुत खतरा, उसको मैं बहुत समझ लिया कि बहुत उससे नाराज होता हूँ कि औरंगजेब बहुत क्या था, काम के आदमी ही नहीं था वो। और 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ के सिंहासन हड़प लिया और इन्हें कैद कर लिया। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी पुत्री जहावरा ने इनकी मृत्यु तक सेवा की थी। जिसके पुत्र इसलिए कहा था बेटियां अपने पिता की सेवा करती, लेकिन बेटे नहीं कर पाते। वे तो कहेंगे अरे तुम खुद कर लो, अच्छा उसको मतलब उसकी बात ही नहीं बन पाती है। लास्ट जो शासक था 35वां शासक, वह था आपका औरंगजेब। अब कहेंगे भैया कि औरंगजेब ने भी शासन किया था, तो हाँ, औरंगजेब ने भी भारत पर शासन किया था 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद उज्जैन में हुआ था। देखिए ये सब आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पिता शाहजहाँ की गद्दी से उतारकर जुलाई 1658 ईस्वी के भारत का शासक बना। इसके बाद दारा शिकोह व शाहजहाँ को परास्त कर जून 1659 ईस्वी में पुनः राज्याभिषेक करवाया। शासन के 11वें झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया। 12वें सर्ष तुलादान की प्रथा को बंद किया। 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। और 1682 में यह शहजादे जो अकबर थे उसका क्या किया, उसका पीछा करता हुआ दक्षिण पहुंचा। इसके बाद इसे उत्तर में आने का मौका नहीं मिला। उसका उत्तर में आ ही नहीं पाया। सितंबर 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य से मिला दिया। अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा के मुगल साम्राज्य में मिला दिया। 3 मार्च 1707 है कि मोहम्मद में निकट औरंगजेब की जो क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये था आपका पूरा हिस्ट्री। उम्मीद है आपका जो हम टॉपिक पढ़ाए होंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको पढ़ने का समय पूरा का पूरा समय दीजिए पढ़ाई पर। दूसरा कोई चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है, एग्जाम बहुत करीब है। लगभग आपको समझ लीजिए कि 1 ही महीना बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ समय है नहीं। और जनवरी आपको कब निकल जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। हम जानते हैं अभी एग्जाम के प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, प्रेशर सभी के पास होता है। क्योंकि आप भी ऐसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, लेकिन सभी क्या आते हैं, आप टॉपर बनना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। लगभग आपको समझ लिए कि जितने भी आपको सुख सुविधा वाली चीज़ें उसको छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए ही सही। आप मोबाइल जब यूज करिएगा, जब परीक्षा देकर आइएगा, कोई बोलेगा ही नहीं। आपका माता पिता खुश होंगे, अरे बेटा अच्छा रिजल्ट लाया है, हमारी बेटी अच्छा रिजल्ट लाई है। तो इसलिए आपको क्या करना, अभी आपका समय है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं। आपको अभी समय कुछ करने का, आप भी दिखा दीजिए कि आप भी कुछ चीज़ है, इससे आप कम नहीं है। तो ज़रूर पढ़िएगा और आपका मन लगा पढ़ते रहिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।